वेलकम टू द राज स्मृति शो सीजन 2। आज हमारे साथ हैं दिलप्रीत सिंह, जो बीजेपी के युवा नेता हैं और साथ ही साथ समाज सेवी भी हैं। वेलकम टू द शो दिलप्रीत जी। थैंक यू। दिलप्रीत जी, सबसे पहले आप हमें अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं, कैसा था आपका बचपन? देखिए, हम लोग का बचपन आम जैसे परिवारों का होता है, बच्चों का होता है, वैसा ही था। हमारे पेरेंट्स जो है वो किसानी से ताल्लुक रखते हैं और हमारे मदर और फादर ने बहुत ही स्ट्रगल करके हम लोग 3 भाई बहन, तो मेरी बड़ी बहनें हैं, और बहुत ही संघर्ष के साथ हम लोग को पाला और बड़ा किया। हम लोग की पढ़ाई के लिए जितने सेक्रीफाइसेस वो कर सकते थे उतने सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए और एक अच्छा जीवन हमारे पेरेंट्स ने हमको दिया। और मेरी बड़ी बहनें दोनों ही कहीं ना कहीं माँ हैं तो माँ के जैसी ही दोनों बड़ी बहनें ही, और उन्होंने भी जितना मुझे सिखाने का और रास्ता अच्छा दिखाने का जो प्रयास किया, और कहीं ना कहीं उसी से हम लोग की अपब्रिंगिंग जो थी आज की, वो हम लोग इस लेवल तक आज पहुंच पाए। और मैं खासकर थैंक्स कहूँगा अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने अपनी जो जरूरतें थी वो पूरी ना कर हम बच्चों की। बिल्कुल। आप लखनऊ से ही हैं? मेरा जन्म लखनऊ का ही है। अच्छा। और बताना चाहूंगा आपको जी कि हम तीनों बहन भाइयों में मेरी दोनों बहनें वो एक पंजाब और एक करनाल में बॉर्न हुई, और मेरा जन्म यहीं लखनऊ का है, और बड़ा मुझे गर्व है इस चीज में कि मैं लखनऊ की पैदाइश हूँ। और मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है। अरे वाह। गाड़ियों का शौक है, और वो शौक कहाँ से लगा मैं बताना चाहूंगा आपको। मेरी माता जी, जिस दिन मेरा जन्म हुआ जी, उसके अगले दिन हम लोग का जो घर था वो लखनऊ से करीब 25 किलोमीटर दूर था। तो जो मेरी पहली सवारी थी वो ट्रक की थी। वाओ। माय मदर कैरिड मी in the truck. हाँ. So that was my first ride. Wow. So my father always say कि पहली जो सवारी थी वही बड़ी थी, इसलिए तो गाड़ियों का इतना शौक है। वो माता जी मैं निकली गड्डी लेके वाली होती। तो पॉलिटिक्स का चुनाव कैसे किया आपने? कैसे आपने सोचा कि पॉलिटिक्स में जाना है, एक पॉलिटिकल करियर बनाना है? इसका जो बीजारोपण होता है वो कहाँ से हुआ? कह सकते हैं कि हर एक जो शुरुआत होती है कहीं ना कोई वजह बनती है। जी। जब हम लोग कॉलेज में थे, कॉलेज में एक ऐसे मुद्दे हम लोग के सामने आते थे तो हम लोग को लगता कि नहीं यार, इसके लिए आवाज उठानी। बिल्कुल। तो हम लोगों ने धीरे धीरे दैट टाइम आई वाज इन कांग्रेस पार्टी, तो NSUI उसका एक स्टूडेंट विंग, राइट। तो उस स्टूडेंट विंग से मैंने पॉलिटिक्स की शुरुआत की। और जब आप दूसरों की मदद करने लगते हो, जब आप दूसरों की बात करने लगते हो, तो आपको खुद कुछ चीजें अच्छी लगने लगती हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हो और कोई आता है और आपके सर पे हाथ रख के आपको आशीर्वाद देता है, आपको कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की, तो वो एक सुकून, वो मुझे लगता है किसी और प्रोफेशन में आपको नहीं। आई थिंक एक नशा है, जैसे पैसे का नशा लोगों को होता है, जब आप इस समाज सेवा में आ जाते हैं तो वो भी एक नशा बन जाता है। वो नशा ऐसा है जिसमें आपको आशीर्वाद, दुआएं मिलती हैं। बिल्कुल। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो एक ये वजह बनी कि आप लोगों के काम आए। और जीवन है, हम लोग अपने कहते हैं कि घर से सीखना शुरू करते हैं। right. तो हम लोग के जो फादर हैं उनका कहना है कि जो जीवन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पैदा हुए, आपने पढ़ाई लिखाई की, आपने बड़े हुए, बड़े होने के बाद आपने शादी की, अपना कामकाज किया, बच्चों को पाला और उसके बाद आप इस दुनिया से चले गए। तो होना ऐसा चाहिए कि आप आए हो तो जीवन में किसी ना किसी का कोई ना कोई काम करके, और किसी आपके जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, इसलिए आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रोफेशन, इसलिए राजनीति में रुझान हुआ और जाने का हम लोगों ने काम किया, और आज हम लोग काम कर भी रहे हैं लोगों की, तो अच्छा लगता है। दिलप्रीत जी, आप बहुत रिलीजियस हैं, यू आर अ फ्लैगशिप बेरर ऑफ सिखिज्म। आप जितने ही पॉलिटिकल हैं उतने रिलीजियस भी हैं। So how do you balance your religion and your political life? And as a Sikh leader, what is your responsibility towards your community? देखिए, मुझे लगता है कि जो आपका धर्म है, जी, धर्म हमेशा ऊपर रहता है। और मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। हम लोग का जो गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं हम लोग, हरमंदिर साहब कहते हैं, जी। तो हरमंदिर साहब
सेंट्रली लोकेटेड है और वहां पर अकाल तख्त साहब, जिसको पॉलिटिकली बनाया गया था कि जो जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे अकाल तख्त से। अकाल तख्त उस प्रेमिसेस के बाहर है लेकिन सामने है। उसका जो फेसिंग है वो हरमंदिर साहब की तरफ नहीं, थोड़ा सा तिरछा है। तो उसकी वजह ये है कि धर्म ऊपर है और आप कुछ भी करिए, हम लोग उसी का ओट आसरा लेके चलते हैं कि हम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने अरदास करके हम लोग काम करते हैं। डिसीजन आपके अकाल तख्त पे होते हैं और लेकिन ओट आसरा गुरु साहब का। तो इसलिए धर्म ऊपर है, लेकिन जब पॉलिटिकली बात आती है, हमारे धर्म में सारे धर्मों को एक जैसा माना, एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर का सम्मान दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने घर पे होते हैं, अपने परिवार के बीच में होते हैं, तब कहीं ना कहीं धर्म इज इम्पोर्टेंट। आप अपने बच्चों को, अपने सबको बताने के लिए, अपने कम्युनिटी में कल्चर आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब आप समाज सेवा की तरफ बढ़ते हो, जब आप पॉलिटिकली इंस्पायर होकर कोई काम करते हो, तो उसमें धर्म इक्वल होना चाहिए, मेरा ये मानना। आप कांग्रेस के भी लीडर रह चुके हैं और काफी वक्त आपने कांग्रेस में गुजारा है, तो कांग्रेस को छोड़ना कितना आसान या कितना मुश्किल था, और ये डिसाइड करना कि बीजेपी ज्वाइन करूं, क्या हुआ, क्यों हुआ? देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं लगभग 15 साल था जी। और वो 15 साल जुनून ये था कि कुछ अलग करना, कुछ ऐसा काम करना कि हम लोग अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें, लोगों के काम कर सकें। बिल्कुल। मैं 2 बार एमएलए का इलेक्शन लड़ा, मैं लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो एक अवेयरनेस, जिसे कहते हैं रिलीजियस अवेयरनेस, एक जो हम लोग नेशनलिज्म की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिसपे मुझे लगता है कि आज की डेट में काम होना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग संस्कृति से दूर हो गए जी। हम लोग अपने रिलीजन से दूर होते जा रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा सेकुलर होते जा रहे हैं। सेकुलर होना ठीक है, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यही कहता है, लेकिन हम लोग को अपनी संस्कृति याद रखनी चाहिए। हम लोग के बच्चे संस्कृति से दूर होते। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कर रही है कि हम लोग की संस्कृति से बच्चों को, अपने परिवारों को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं वो काम से प्रभावित होकर, और जो राष्ट्र की बात की जाती है, उस राष्ट्र को लेकर मुझे लगता है कि आज का नीड ऑफ द आवर वही पार्टी है। और आने वाले टाइम में भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों की हम लोग के समाज को, आने वाली पीढ़ी को जरूरत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ। बिल्कुल। समाज सेवा की जहां तक हम बात करते हैं, आप एक्टिव सोशल वर्कर हैं, आप बहुत सारा काम करते रहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी और ओवरऑल देश के लिए भी, युवाओं के लिए भी। तो आप अपने संस्था के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, वो हाल ही में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसका नाम है सिक्की मेरी पहचान फाउंडेशन जी। जैसे कि मैंने आपसे बात कही संस्कृति की, तो हम लोग के भी जो कम्युनिटी है, धीरे धीरे जो हम लोग की युवा पीढ़ी है वो संस्कृति से कहीं ना कहीं वो दूर होती है। तो हम लोग के बहुत सारे ऐसे सेंट्स हैं या ऐसे ज्ञानी हैं जो हम लोग को गुरबानी से जोड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग हिस्ट्री से दूर होते जा रहे हैं। जैसे बहुत वास्ट हिस्ट्री है हम लोग, एक ऐसी हिस्ट्री जिसपे मतलब अगर कोई हम लोग के धर्म से नहीं भी दूसरे धर्म का भी हो के अगर वो हिस्ट्री सुन ले तो प्रभावित हो जाए। बिल्कुल। और वो हिस्ट्री कहीं ना कहीं वो खोती जा रही है। तो हम लोगों ने इस संस्था के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो आने वाली पीढ़ी है उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में बता सकें। मैं जैसे उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि हम लोग के जो 10 गुरुओं के बारे में आमतौर से ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन 10 गुरुओं के बाद एक ऐसा टाइम टेन्योर जो महाराजा रंजीत सिंह तक आया। महाराजा रंजीत सिंह रिनाउंड एक ऐसे महाराजा थे जिनका 40 साल का राज था, और उन 40 साल के राज में एक भी विद्रोह उनका नहीं हुआ, एक भी डेथ पेनल्टी नहीं। तो ऐसा राज अगर हम लोग के हिंदुस्तान में पंजाब सूबे के तौर पे था तो वो लोगों के सामने आना चाहिए। वो हमारी कम्युनिटी के सामने आना। और एक वास्ट डिफरेंस है 10 गुरुओं के बाद महाराजा रंजीत सिंह में, और इतने समय में क्या क्या हुआ, कौन कौन ऐसे लोग आए जिन्होंने सिक्खी को, खालसा पंथ को आगे बढ़ाया, और आज के तक हमारे स्थिति क्या है कम्युनिटी की, इस पे हम लोग की संस्था काम कर रही है। और मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हम लोग के जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको अपने सिख इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इतिहास गायब हो जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर हम लोग आगे अपने बच्चों को वो चीज ना दे पाए। बिल्कुल, जैसे अब रामायण वगैरह है, हम अपने घर में नहीं पढ़ते हैं
और नहीं ट्रांसफर करते, मतलब है घर में, हर के घर में वो पुस्तक होती है, बट या तो अगर संस्कृत में है तो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, और अगर शुद्ध हिंदी में है तो भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मालूम है हर चीज, लेकिन वो जो ट्रांसफर पहले हमारे कल्चर में होता था ना, ओरली भी होता था, रिटन फॉर्म में भी होता था, कहीं ना कहीं वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के वजह से खो गया। आपको याद होगा, हम लोग जैसे हम लोग अपनी पीढ़ी की बात करें राइट। तो तब टीवी में इतने चैनल्स नहीं थे, हाँ। स्मार्टफोन्स नहीं थे, राइट। इंटरनेट इतना ज्यादा घरों में नहीं था कि नहीं था। इंटरनेट हो। तो हम लोग के यहाँ रात में जो बुजुर्ग थे वो हम लोग को बैठा के कहानियां सुनाते थे। बिल्कुल तो सही। आज के दौर में मुझे नहीं याद कि हमारे बच्चे हैं तो उनको हम लोग कहानी सुनाने का टाइम सुनाते हैं। उनके पास है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आगे होनी चाहिए। बिल्कुल। और आपने शायद वो केरल स्टोरी मूवी देखी हो। मैं किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना, राइट। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं जी। लेकिन उसमें एक लड़की ने, आपने शायद देखी हो मूवी, उसमें एक जो लड़की जो पीड़ित थी उसने एक चीज कही, उसने अपने फादर को कंप्लेन किया। अपने फादर को कंप्लेन करके उसने कहा कि पिताजी अगर आपने हमें अपनी संस्कृति से जोड़ा होता तो शायद ये चीजें जो हमारे साथ हुई वो ना हो। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में हम लोग को अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, हम लोग को अपने बच्चों को अपने संस्कृति से जोड़ना चाहिए, अपने अपने धर्म के बारे में उनको बताना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए कि आपके धर्म में क्या क्या है, क्या अच्छी चीजें हैं, और उन अच्छी चीजों को आगे लेके आप कैसे और हमारा इतिहास इस बात का गवाह रहा है, जैसा कि आपने बताया कि पिता ने नहीं बताया, हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, हम काली माँ की पूजा करते हैं, हम उनके अच्छे स्वरूप की पूजा करते हैं, बट शस्त्र उन्होंने भी उठाया, कहीं ना कहीं हमने वो शस्त्र नहीं उठाया, तभी मुगलों का इन्वेजन हुआ, ब्रिटिशर्स आए। जो हमारी हिस्ट्री है, हम अपने धर्म के जो अच्छे पार्ट थे उसमें रह गए, बट हमारा धर्म जहाँ ये सिखाता है कि आपको अपनी रक्षा करनी होगी, आपको अपने लिए लड़ना होगा। लड़ाई प्रभु श्री राम ने भी की, महाभारत भी हुई। तो आप किसी भी पोजीशन में हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, आप राजा हो, आपको अपने हक के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए लड़ना होगा। तो आई थिंक ये शिक्षा कहीं ना कहीं मिसिंग थी, इसी वजह से हमारी वो हिस्ट्री रही। और हिस्ट्री की जहां हम बात करेंगे, अगस्त का महीना चल रहा है, तिरंगे के रंग में सब रंगे हुए हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग इंडिपेंडेंस को टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। हमें ये शायद एहसास नहीं है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या यत्न सहे हैं और आज फ्री इंडिया में हम जी रहे हैं। तो भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ऐसे बहुत सारे फेमस लीडर्स हैं जिनके स्ट्रगल को हम जानते हैं, बट ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना जान, अपनी परिवार, सबको न्यौछावर कर दिया और उनके बारे में कोई नहीं जानता है। तो आप किसी ऐसे फ्रीडम फाइटर से इंस्पायर्ड हैं जिनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? जैसे आपने इंडिपेंडेंस की बात, तो इंडिपेंडेंस में बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपना बलिदान, और उस बलिदान के बाद हम लोग को जाकर आजादी मिली। बिल्कुल। तो उनमें से अगर आप फेवरेट की बात करें तो फेवरेट तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग जो है भगत सिंह को ऐसे नजर से देखते हैं कि उस जैसा इंसान नहीं होता। बिल्कुल। उसको सब कुछ पता होने के बाद भी उसको मालूम था कि इसका नतीजा क्या होगा। उस नतीजे जानने के बाद भी उन्होंने उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए वो अपने आप काम किया, और वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा लम्हा रहा होगा जब उन्होंने उस फांसी के फंदे को चूमा। तो ऐसी ऐसी चीजें हम लोग के इतिहास में हैं जो हम लोग के बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। आपने बात की मुगल टाइम की, तो मुगल टाइम में भी ऐसे ऐसे योद्धा थे, और जिन योद्धाओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के जो है रोंगटे खड़े जाते। उनमें से आप एक बात करिए, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बंदा सिंह बहादुर। अब बंदा सिंह बहादुर जी ने एक छोटे से टाइम स्पैन में 1708 से लेकर 1715 1716 तक 8-9 साल में उन्होंने एक ऐसा राज कायम किया जहां पर हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों जो छोटे साहिबजादे थे उनका जो है वो बलिदान हुआ। वहां पर आके उस वजीर खान को किस तरह से उन्होंने खत्म किया और वहां पे एक अच्छा राज स्थापित किया, और उसी तरह से धीरे धीरे पंजाब में एक अच्छी लहर चलाई, अगर कहा जाए तो एक अच्छा राज कायम करने का प्रयास किया। और उनके अंत टाइम में भी अगर बात की जाए तो उनका 3.25 साल के बच्चे को उनके गोदी में शहीद किया गया जी। तो ऐसे ऐसे योद्धा जिन्होंने सैक्रिफाइसेस किए, जिन्होंने अपनी जीवन के बलिदान को हम लोग के सामने एग्जाम्पल रख दिया कि उसको देख के हम लोग को भी प्रेरित होना चाहिए कि हम लोग जो है एक ऐसे समाज के अंदर आए जिसमें जुल्म के खिलाफ लड़ना आपको आता हो, आप अपनी आवाज उठा सको।
और आप वो लम्हा सोच के देखिए, मैं आज सुबह ही सुन रहा था उनको कि उनके गोदी में उनका बेटा 3.25 साल का, आजकल हम लोग के अपने बच्चे कितने प्यारे हैं, एक चोट लग जाती है तो हम कांप जाते हैं। काम जाते हैं। और उनकी गोदी में बिठाया और उनके हाथ में जब खंजर दिया और उनसे कहा कि आपको स्वयं अपने बच्चे को मारना है, और उन्होंने कहा कि हमारे गुरुओं ने ऐसी शिक्षा नहीं दी कि महिलाओं पे और मजलूमों पे और बच्चों पे वार किया जाए, तो ये काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे गुरुओं ने मना किया जी। और उनके सामने ही बच्चे के पैर खींच के उनके छाती में खंजर भोंक कर उसका दिल निकाल कर और उसी के पिता के मुंह में डालना है, बहुत दर्दनाक है। ऐसी चीज जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा किसी के साथ हुआ, लेकिन तब भी वो अडिग रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने धर्म से नहीं हिलूंगा। बिल्कुल, मैं जिस धर्म का हूँ, जिस धर्म से मुझे स्थापित किया मेरे गुरु पिता ने, मैं उसी धर्म का बाशिंदा रहूंगा, और आपको जो आगे जो भी करना है कर सकते हैं। और बहुत दर्दनाक मौत बिल्कुल उनको मिली। उनकी एक आंख फोड़ी गई, फिर दूसरी आंख फोड़ी गई, फिर एक हाथ काटा गया, दूसरा हाथ काटा गया, उनके सर पे हथौड़े मारे गए, तब जाके उनकी शहीदी हुई। तो कहीं ना कहीं इतनी मजबूत दिल के लोग, मैं कहूंगा योद्धा थे, कि उन्होंने पूरा, जैसे हमारे गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा सर्वस्व, जब बारी आई कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए, तो अपने पिता को सबसे आगे किया कि नहीं, आपको शहीदी देनी चाहिए। तो ऐसा इतिहास, बिल्कुल ऐसा इतिहास हम लोग के बीच में है, जिस इतिहास के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चों तक ये चीज पहुंचे कि हम लोग के जो गुरु थे, हम लोग के जो पूर्वज थे, उन्होंने कितनी कुर्बानी दी हम लोग के लिए। दिलप्रीत जी, जैसा कि अपने पॉलिटिकल करियर को चुना है, तो आई एम श्योर बहुत सोच समझ के चुना होगा, और कुछ करने की चाह होगी, कोई जज्बा होगा। तो एज अ लीडर, व्हाट डू यू थिंक इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन, या आप क्या करना चाहते हैं इस देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, जैसे कि आपने शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था, तो मेन उद्देश्य है कि किसी भी तरह आप किसी की मदद करें। होता क्या है कि बहुत ही परेशान लोग हैं, बहुत छोटी छोटी जरूरतें होंगी, बहुत बड़ी जरूरतें नहीं। किसी का मान लीजिए कि हॉस्पिटल से इलाज नहीं हो रहा, किसी का पैसे नहीं है का इलाज, जिसमें कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई, और कई ऐसी स्कीम्स हैं जो लोगों को पता भी नहीं, उन तक पहुंच नहीं पाती या उनको जानकारी नहीं। तो मेरी शुरू से कोशिश ये रही, मेरी और मेरी टीम की, कि हम लोग जो आम लोग हैं, जिनको सही में जरूरत है, उन तक वो स्कीम पहुंचे। तो पहला उद्देश्य यही है कि जो सरकार की स्कीम्स है, वो लोगों तक पहुंचने के लिए हम लोग को लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि ये आपकी स्कीम्स हैं। दूसरा, जैसे पॉलिटिक्स बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, मेरे लिए सेवा है, किसी के लिए फेम हो सकता है, किसी के लिए पैसा। राजनीति उद्देश्य सेवा है, और भारतीय जनता पार्टी में हमारी सरकार है, सरकार की जो स्कीम्स हैं लोगों तक पहुंचे, लोगों की सेवा कर सके, उनके जो काम हैं, छोटे बड़े काम, उनके काम आ सकें। बाकी पार्टी जहां रखती है, जिस पद पे रखती है, जो भी दायित्व देती है, उस दायित्व पे काम करने को तैयार है। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि नहीं मैं मंत्री बनना चाहता हूँ या मैं विधायक बनना चाहता हूँ। उद्देश्य ये है सेवा किस तरह हो पाए। पॉलिटिक्स में होने से खाली फर्क इतना पड़ जाता है, तो किसी भी बड़े नेता से, मंत्री से मिलना है तो आपको मिलने का समय, एक्सेस मिल जाता है, और लोग आपके पास इसीलिए आते हैं कि आप उनकी बात वहां तक पहुंचा दें। यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड आई थिंक यूथ हैज अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले, सो व्हाट इज योर मैसेज टू यूथ? यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज कि मुझे लगता है कि जो हम लोग पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, या जो एक्चुअल चीजें हम लोग जो पढ़नी चाहिए, जो हिस्ट्री है वो पढ़नी चाहिए, वो हम लोग अब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या गूगल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग बुक्स की तरफ वापस रीच आउट करिए। जो किताब आपका दोस्त बन सकती है, वो शायद दोस्त कोई और ना बन पाए। किताबों से प्रेम करें, किताबों से दोस्ती करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिस तरह से हमारे यूथ इंडिया को छोड़कर अदर कंट्रीज में जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज, और हिंदुस्तान आज कहते हैं कि युवा प्रधान देश है, और हम लोग यहाँ से जो है कहीं और माइग्रेट करें, यहाँ से कहीं और जाते हैं, और वहां की करेंसी कमा के उस कंट्री को हम लोग फायदा देते हैं इकोनॉमिक वाइज। सो आई वांट कि आप लोग यहीं हिंदुस्तान में रहकर, भारत में रहकर आप लोग काम करें, और जो आपका यहाँ कमाई होगी उसी से हमारा देश भी और बढ़ेगा, फूलेगा और ग्रो करेगा। सो सिंपल मैसेज,
किताबों से प्यार करें और बाहर ना जाकर हिंदुस्तान में अपना करियर सेट। बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि किताबों से प्रेम करें। वी हैव लर्न कि बुक्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड एंड कमिंग टू आवर रूट्स, आवर कंट्री, जिसने आपको बनाया है, आप वो छोड़ के फिर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ना इंसाफी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो आए, एंड इट वाज लवली टॉकिंग।